बजट एंड टैक्सेशन, हिंदी में टैक्सेशन में आता है कराधान। बजट यह एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय का एक अनुमान है। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान के तहत सरकार को संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, प्राप्ति और व्यय के विवरण का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है। भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तैयारी आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय। प्रस्तुति वित्त मंत्री। पहला बजट आर.के. सन्मुख शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और दूसरा बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाले मोरारजी देसाई 10 बार, लगातार 6 बार, पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, निर्मला सीतारमण 8 बार और उपलब्धि लगातार सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले का रिकॉर्ड लगातार 8 बार किया है। मोरारजी देसाई 10 बार किया, लगातार 6 बार। लैंगिक संवेदनशील बजट 2005-2006 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री अस्थायी है। अच्छा। रेलवे और सामान्य बजट 1921 में एकवर्थ समिति जिसे ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ ने नेतृत्व किया ने रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की। 2016 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने रेलवे बजट को सामान्य बजट में विलय का निर्णय लिया। यह विलय 2017 से 2018 के वित्तीय वर्ष से लागू किया गया। बजट के कार्य वितरण कार्य यह संसाधनों को सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच विभाजित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिससे यह तय किया जाता है कि कौन कौन सी सामाजिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वित्त पोषित की जाएंगी। परिपूर्ण पुनर्वितरण कार्य इसका उद्देश्य आय असमानता को कम करना है। इसके लिए प्रगतिशील कराधान और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे की बेरोजगारी लाभ का उपयोग किया जाता है। स्थिरीकरण कार्य इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है, जिससे सरकार व्यय और कराधान को समायोजित करके मंदी या मुद्रास्फीति नियंत्रित करती है। संपत्ति एक संपत्ति व आर्थिक मूल्य वाला संसाधन होती है जिसे कोई व्यक्ति, कंपनी या देश स्वामित्व या नियंत्रण में रखता है ताकि भविष्य में इससे लाभ प्राप्त हो। उदाहरण सोना संपत्ति। दायित्व किसी ऋण या कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी को दर्शाता है। उदाहरण ऋण का भुगतान। Wow, good looking man. No यार। पूंजी बजट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्व और पूंजी। राजस्व में धन राशियों को संग्रहित करता है जो सरकार अपनी गतिविधियों सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए एकत्र करती है। यह मुख्य रूप से करों से आता है, साथ ही शुल्क, जुर्माने और ड्यूटी जैसी अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। बजट का वर्गीकरण। बजट राजस्व और पूंजी। राजस्व में आता प्राप्ति और व्यय, पूंजी प्राप्ति और व्यय दोनों से जो होता है। ये 2 प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति वे आय जो दायित्व नहीं बनाती और ना ही संपत्तियों को कम करती है। राजस्व प्राप्तियाँ इससे सरकार को कोई कर्ज या देनदारी नहीं बनती, इन्हें वापस नहीं करना होता। आय जो दायित्व नहीं बनाती और ना ही संपत्ति को कम करती। उप प्रकार कर राजस्व वह आय जो सरकार कराधान के माध्यम से एकत्र करती है। उदाहरण संपत्ति कर। गैर कर राजस्व पुनर्वर्ती आय जो सरकार को कार्यों के अलावा
अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे उदाहरण चालान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, PSU की कमाई, रेलवे टिकट, प्रकाशित गैर कर राजस्व आय जो सरकार द्वारा देने वाली राजस्व व्यय, यह वह राशि होती है जो न तो संपत्तियों में वृद्धि करती है और न ही दायित्वों में कमी लाती है। वो प्रकार योजनागत यह सरकारी व्यय का वह भाग होता है जो योजना बजट के अंतर्गत आता है और कई संपत्तियां या दायित्व पूर्ण नहीं करता। उदाहरण सरकारी अनुदान, वित्तीय सहायता। गैर योजनागत राजस्व व्यय, यह वह धनराशि है जो सरकार अपनी दैनिक संचालन गतिविधियों पर खर्च करती है जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल नहीं होता। उदाहरण वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, अवसंरचना कारक। पूंजी, यह भौतिक या वित्तीय संसाधन होता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मूल्य सृजित करने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार होता है, पूंजी प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति। पूंजी प्राप्ति वे प्राप्तियाँ होती है जो या तो दायित्व पूर्ण करती है या सरकारी संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाती है या नए दायित्व पूर्ण करती है और मौजूदा उत्पन्न को कम करती है। उदाहरण ऋण, निवेश। पूंजीगत व्यय, इसमें वे निधियाँ शामिल होते हैं जिनमें संगठन या सरकारें दीर्घकालिक संपत्तियाँ जैसे संपत्ति, बुनियादी ढांचा या उपकरण प्राप्त करने, निर्णय करने या बनाए रखने के लिए आवंटित करती है। यह सरकार के लिए नई संपत्तियाँ बनाता है और दायित्व को कम करता है। उदाहरण ऋण पुनर्भुगतान, ऋण अनुदान, विकासात्मक व्यय, अवसंरचना, निर्माण, सड़कें, स्कूल, अस्पताल। भारत में कराधान प्रणाली टैक्सेशन प्रोसेस होती है। टैक्सेशन ये कर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिए होते हैं। इन्हें किसी से और पर स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर प्रतिगामी या अनुपाती होते हैं। धर्म, वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड एंड सर्विस टैक्स। उत्पाद शुल्क, पेट्रोल, डीजल, विमानन, टरबाइन ईंधन, कागजी कर, वे कर जो केवल कागजों पर होते हैं और जिनका राजस्व व्यय में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, कागज के कर कहे जाते हैं। अन्य नाममात्र कर, प्रतीकात्मक कर, संपत्ति कर, उपहार कर, संपदा कर जो लागू नहीं है। लाफर वक्र एक ग्राफ है जो कर दरों और राज्य सरकारी राजस्व के बीच संबंधों को दर्शाता है। यह वक्र यह सुझाव देता है कि एक निश्चित बिंदु के बाद कर में वृद्धि वास्तव में राजस्व को कम कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च कर निवेश और खपत को प्रोत्साहित कर सकते हैं और श्रमिक कम काम कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनकी अतिरिक्त मेहनत से उनकी आय घट जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर, GST, इसमें एक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। असम इससे अनुमोदित करने वाला पहला राज्य था। अनुच्छेद 279 का के अनुसार GST परिषद एक संवैधानिक पुस्तिका है जिसमें कुल 33 सदस्य, 2 केंद्र से 31 राज्य के हर प्रदेश होते हैं। GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अन्य कर अधिभार कर पर एकत्रित करता है जो एक निश्चित सीमा से अधिक अन्य आय वाले करदाताओं पर लगाया जाता है। उपकर कर यह कर देनदारी पर लगाया गया करता है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए वसूला जाता है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है लेकिन राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। पिगुबियन कर यह उन गतिविधियों पर लगाया गया है जो नकारात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न करती है। उसमें वे बाह्य लागतें शामिल होती है जो बाजार मूल्य में नहीं जोड़ी जाती हैं। इसे इन नकारात्मक प्रभाव को
कम करने के लिए लाभप्रद है। रुपये कहाँ से आता है? ये निगम का 17%, जीएसटी एवं अन्य कर 18%, केंद्रीय उत्पाद 5%, आयकर 23%, तर उधारी और अन्य देनदारी 24%, गैर कर प्राप्तियाँ 9%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ 1%, सीमा शुल्क 50%, को क्या कहा जाता है? क्या जाता है? पेंशन 4%, अन्य व्यय 8%, केंद्र प्रायोजित सिस्टम 8%, ब्याज भुगतान 20%, वित्त आयोग और अन्य अंतर्गत 8%, राज्यों का कर एवं शुल्क 22%, रक्षा 8%, प्रमुख सब्सिडी 6%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा एवं सब्सिडी को पूंजी परिवहन को छोड़कर 16%। राज्य को सरकार है और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBA एक्ट। ये भारतीय संसद का एक अधिक नियम है जो सरकार के वित्तीय अनुशासन को स्थापित करने, सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन, वित्तीय विभेद को दूर करने के लिए करने और राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए सक्षम है। इस अधिनियम के तहत हर साल संसद में बजट दस्तावेज के अनुसार निम्न से प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। मध्यम अवधि राजकोष नीति वित्त यह 3 वर्षीय लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसमें राजस्व और वित्तीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय संकेतिक शामिल हैं। राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य यह सरकार के वित्तीय चल धन विदेश माला लेकिन खोलने नहीं तो मुझे बोल बम को तो झोंकी रहता सही इधर चंपे के फेस किना है मिथस बोला है हाँ चमकता है फेस कुछ नहीं हाँ यहाँ तो चमकता है अभी चमकता है कोई बात नहीं यहाँ कलर बेसिस पे। बजट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटा बजट। यह वह स्थिति होती है जब कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर होता है। प्राप्ति व्यय यह वह स्थिति होती है जब कुल आय या प्राप्ति कुल व्यय से अधिक होती है। प्राप्ति ज़्यादा होता है व्यय कम होता है। ठीक, ये घाटा बजट यह वह स्थिति होती है जब व्यय राजस्व से अधिक होता है। घाटा जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे घाटा कहा जाता है। घाटे के प्रकार बजटीय घाटा जब सरकार का कुल व्यय करों और अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व से अधिक हो जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार जितना कमा रही है उससे अधिक खर्चा कर रही है जिससे ऋण लेना पड़ता है। बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। राजस्व घाटा यह तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्ति। राजकोषीय घाटा यह उस सरकार की कुल ऋण आवश्यकता को दर्शाती है। यह तब होता है जब कुल सरकारी व्यय कुल प्राप्ति प्राथमिक घाटा इसे राजकोषीय घाटा और सरकार द्वारा दिए गए पिछले वर्ष के ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक घाटा जो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्रभावी राजस्व घाटा यह राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए दी गई अनुदान राशि के बीच का अंतर होता है। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस विकास कार्यों के लिए दी गई अनुदान राशि। मौद्रिक नीति से तात्पर्य है RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का विनियमन। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना क्या खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बहुत बैंकिंग में आ जाएंगे। योजना उसके बाद खत्म।
और दो अच्छा मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ही लेता हूँ। मौद्रिक नीति से तात्पर्य है आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति आपूर्ति और ब्याज दरों को विनियमन ताकि मूल्य स्थिरता बनाए रखी जा सके, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। आरबीआई इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है जिन्हें मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में वर्गीकृत किया गया है। मौद्रिक नीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले हमें किसी बैंक की परिसंपत्तियां और देनदारियां के बारे में जानना होगा। तुलना पत्र बैलेंस शीट किसी बैंक की बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण है जो उसकी परिसंपत्तियों, बैंक के स्वामित्व वाली संपत्ति और देनदारियों जो बैंक द्वारा दूसरों को देना जैसे जमाकर्ता को दर्शाती है। बैलेंस शीट की संरचना देयता संपत्ति, देयता जमा राशि बैंक की देयता, संपत्ति बैंक द्वारा दिया गया ऋण, मांग जमा समय या सावधि जमा, मांग जमा बचत खाते या चालू खाता, और सावधि जमा उसमें एफडी जो लगा था, सावधि जमा आवर्ती जमा। शुद्ध मांग और समय देयता नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एनडीटीएल। एनडीटीएल से तात्पर्य बैंक द्वारा रखी गई कुल जमा राशि से है जो यह निर्धारित करती है कि बैंक के पास ऋण देने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित रिजर्व आवश्यकताओं के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक। एनडीटीएल में शामिल होते हैं मांगे देयताएं ऐसी जमा राशि जो कभी भी निकाली जा सकती है, उदाहरण बचत और चालू खाता। समय देयताएं निश्चित अवधि के साथ की गई जमा, उदाहरण सावधि जमा और आवर्ती जमा। बैंकों द्वारा बनाए गए रिजर्व आरबीआई एनडीटीएल का एक भाग रिजर्व के रूप में रखवाता है। यदि यह दो तरीकों से किया जाता है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर नगद आरक्षण अनुपात, एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नगद हो। नगद आरक्षण सीआरआर बैंकों को यह रिजर्व नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा रहना होगा। ठीक, हाँ। वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को यह रिजर्व नकदी से तरल संपत्ति के रूप में रखना चाहिए। बैंक सीआरआर के रूप में रखे गए धन पर ब्याज नहीं कमाते, बैंक एसएलआर के रूप में रखे गए धन पर ब्याज कमाते हैं। मौद्रिक नीति एमपीसी मौद्रिक नीति समिति का गठन उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। कुल 6 सदस्य का सुझाव दिया गया था। आरबीआई के 3 सदस्य जिसमें शामिल हैं आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक कार्यकारी। भारत सरकार के 3 सदस्य एमपीसी द्वारा द्विमासिक रूप से बैठ कर मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णय लेती है, जैसे रेपो रेट और सीआरआर में बदलाव। इसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति उपकरण आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति उपकरण, मुद्रात्मक उपकरण। ये उपकरण समग्र मुद्रा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में ऋण को प्रभावित करते हैं। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। बैंकिंग दर, बैंक हमारे क्या करेंगे, बैंकिंग रेट बोला बैंक के मतलब बैंक नकदी होता है सब को हमारे दिल छैया मनीष घर जैसा तू बोले थे स्पीकर जैसा कहने बोले थे बच्चों सब बहुत चक्का खा जैसे ये बोलते तुम तो पूरा गनगना दे। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। बैंकिंग दर
बैंक रेपो रेट BR। यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है बिना किसी प्रतिभूति या बंधक के। उच्च बैंक दर उधारी को महंगा बनाती है जिससे मुद्रा आपूर्ति घट सकती है, जबकि निम्न बैंक दर से ऋण सस्ते हो जाते हैं और उदारता बढ़ती है। मुक्त बाजार संचालन ओपन मार्केट बोले थे ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, यह बंधीकरण भी कहा जाता है इसे बंधीकरण हो गया। OMO दो प्रकार होते हैं, सीधा क्रय, RBI बिना किसी पुनर्खरीद समझौते के सरकारी प्रतिभूतियाँ सीधे बेचता सरकारी प्रतिभूतियाँ सीधे बेचता। पुनर्खरीद रेपो, जब बैंक RBI से धन उधार लेते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों को बंधक रखते हैं, वे पुनर्खरीद का आश्वासन देते हैं, तो इसे रेपो कहा जाता है। इसी प्रकार जब RBI अतिरिक्त धनराशि को सरकार की प्रतिभूतियों के अंदर में बदले में बैंकों को वापस देते हैं तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो की संयुक्त रूप से तरलता समायोजन सुविधा LF कहा जाता है। बंधक वह मूल्यवान संपत्ति होती है जिससे बॉन्ड, जिसे उधारकर्ता ऋण के लिए गारंटी के रूप में देता है। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असफल रहता है तो ऋणदाता बंधक संपत्ति को जब्त करता है। सीमांत स्थायी सुविधा MSF एक तरीका है जिससे बैंक RBI से आपातकालीन स्थिति में धन उधार ले सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। यह बैंकों को एक रात्रि ऋण लेने की अनुमति ले देता है, लेकिन रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर। यदि कोई बैंक आवश्यक CRR और SLR बनाए रखने में विफल रहता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए बैंक दर से 3% अधिक मानदंड का भुगतान करना होगा। MSF के अंतर्गत बैंक अपनी SLR सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ G6 सेक्टर्स का उपयोग कर RBI से धन उधार ले सकते हैं। केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही MSF का उपयोग कर सकते हैं। न्यूनतम दर जिससे नीचे बैंक धन उधार नहीं दे सकते, बैंक धन उधार नहीं सकते, उसे उधार दर कहा जाता है। यदि बैंक आवश्यक CRR और SLR बनाए रखने में असमर्थ होते हैं तो वे अन्य बैंकों से अंतर बैंक आधार बाजार में धन उधार ले सकते हैं। यह उधारी कॉल मनी दर पर होती है जो RRR और MSF के आधार पर तय की जाती है। यह वह ब्याज दर होती है जो अल्पकालिक या रातों रात ऋण के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच निर्धारित होती है। सीमा लिमिट कुल NDTL का 2%। मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक वह अधिकतम सीमा है जिससे बैंक जमा राशि में परिवर्तन के कारण मुद्रा आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। मुद्रा गुणक 1/CRR। NBFC और NBFC MFI को CRR और SLR बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। जब CRR बढ़ता है तो बैंक अधिक धन को आरक्षित के रूप में रखते हैं। उनके पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है। कम ऋण का अर्थ है कम मुद्रा सृजन। यह मुद्रा गुणक को कम कर देता है। जब CRR घटता है तो बैंक कम धन को आरक्षित के रूप में रखते हैं। उनके पास ऋण देने के लिए अधिक धन होता है। अधिक ऋण का अर्थ है अधिक मुद्रा आरक्षण मुद्रा गुणक को बढ़ा देता है। भारतीय मुद्रास्फीति मुद्रा विहीनता नियंत्रण स्थिति महंगाई के दौर में RBI कार्रवाई CRR SLR RRR विधि और धनापूर्ति में कमी होती है। संकुचनकारी तंग महंगी नीति मंदी के दौरान CRR SLR धनापूर्ति में वृद्धि करता है। एक स्तर वाले पुरात्मा मौद्रिक नीतिकरण ये RBI द्वारा चयनात्मक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण है जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण की दिशा को निर्धारित करते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा
दिए जाने वाले ऋण पर अग्रिम राशि की सीमा निर्धारित करता है। सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। आरबीआई अग्रिम भुगतान के रूप में अधिनिर्धारित उधारकर्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली मार्जिन राशि को बढ़ाता है ताकि गैर आवश्यक क्षेत्रों में अत्यधिक उधारी को सीमित किया जा सके और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण प्रोत्साहित किया जा सके। उपभोक्ता ऋण विनिमय। आरबीआई ऋण की किस्तों, डाउन पेमेंट और पूर्व निर्धारित भुगतान अवधि के नियम बनाता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि लोग कितनी राशि उधार ले सकते हैं, जिससे बंदास्पत है कि उन्हें किया जा सके। नैतिक प्रेरणा। यह आरबीआई द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है जिसमें प्रेरणा और प्रत्यक्ष दबाव शामिल होते हैं। आरबीआई बैंकों को अपनी मौद्रिक नीति का पालन करने के लिए सलाह देता है या उन्हें समझने का प्रयास करता है। ऋण परिमाणीकरण। ऋण परिमाणीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई ऋण की कुल मात्रा को सीमित कर देता है और बैंकों द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण रखता है। यह प्रत्येक बैंकों के लिए क्रेडिट आपूर्ति को निश्चित करता है, जिससे अत्यधिक उधारी को रोका जाता है। संतुलित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई विभिन्न क्षेत्रों के लिए कैबिनेट करता है। हल्ला मत करो। क्रेडिट सीमाएं भी राजकोषीय नीति सरकार की नीति है जिससे अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें करों में परिवर्तन, सरकारी व्यय और उधारी को समायोजित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति या मुद्रा विहीनता, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है तो वह निम्नलिखित कदम उठाती है। करों में वृद्धि। अधिक करों से लोगों की व्यय करने योग्य आम आय डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे खर्च और मांग में कमी आती है। सब्सिडी में कटौती से वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती है, जिससे अत्यधिक उपभोग के हतोत्साहित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कमी। कम एमएसपी अत्यधिक फसल उत्पादन को उत्साहित करता है और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपूर्ति को बनाए रखता है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसे सरकार कुछ कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है, जबकि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा लागू की जाती है। बैंकिंग एक वित्तीय गतिविधि है जिसमें धन का प्रबंधन करना और व्यक्तियों, व्यवसायों तथा सरकारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है।